नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र का विषय है पुरातत्व अध्ययन में भूस्थानिकी प्रौद्योगिकी और मैं डॉक्टर पूनम एस तिवारी। आज हम लोग इस चर्चा में शामिल होंगे कि किस प्रकार से जिस तकनीक को अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, उसका उपयोग हम पुरातत्व अध्ययन में किस प्रकार किस भांति से कर सकते हैं। आज तक भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का पुरातत्व अध्ययन में किस प्रकार से उपयोग हुआ है और आगे की दिशाएं क्या हैं, आगे हम किस प्रकार से इससे अध्ययन को आगे ले जा सकते हैं। आज के व्याख्यान के मुख्य विषय रहेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि विरासत क्या होता है और उसका क्या महत्व है हम सभी के जीवन में। हम लोग चर्चा करेंगे कि पुरातात्विक अनुप्रयोगों के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी किस प्रकार से सहयोगी हो सकती है। हम लोग ऐसे उदाहरण को भी देखेंगे जो कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पुरातत्व अध्ययन को सफल बनाने में उपयोग में लिए गए हैं। अंत में हम लोग IIRS द्वारा किए गए एक अध्ययन जो कि है जिसका विषय है त्रिआयामी डिजिटल दस्तावेजीकरण, क्षति का आकलन और सांस्कृतिक विरासत स्थलों का पुनर्निर्माण। यह इस अध्ययन के कुछ परिणाम मैं आपको दिखाऊंगी और यह अध्ययन IIRS में किया गया था और यूनेस्को के 3 विश्व धरोहर स्थल जो कि नालंदा महाविहार बिहार में, कुतुब परिसर दिल्ली का और हुमायूं का मकबरा दिल्ली का, इन तीनों ही जगह को इस तकनीक के द्वारा त्रिआयामी डिजिटल दस्तावेजीकरण किया गया, क्षति का आकलन किया गया और इन सांस्कृतिक विरासतों का पुनर्निर्माण, डिजिटल पुनर्निर्माण किया गया। तो व्याख्यान की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि विरासत क्या होती है और विरासत का प्रलेखन क्यों आवश्यक है। यूनेस्को के हिसाब से हमें जो भी अपने पूर्वजों से मिलता है और जो हम अपनी आगे वंशजों, अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाते हैं, वो विरासत कहलाती है। विरासत कहानी, किस्से इस तरह की भी हो सकती है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, और विरासत ऐसी भी हो सकती है जो कि हमारे सामने मौजूद होती है और उसको हम जैसे कि स्मारक भी एक तरह की विरासत है जो कि हमारे पूर्वजों ने बनवाई थी और हम इनकी देखभाल करेंगे और उन्हें अपने वंशजों के लिए आगे छोड़ के जाएंगे। ये ऐतिहासिक संरचनाएं जो हैं, ये सांस्कृतिक विरासत के सबसे आवश्यक तत्वों में से एक होती हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक संरचनाएं जो हैं हमें उस काल की संस्कृति, उस काल के रहन सहन, उस काल के परिवेश के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करती हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, मानव जनित आपदा, तोड़ फोड़, शहरी विकास और कलिक क्षय, इन विभिन्न कारणों से हमारी ये सांस्कृतिक विरासतें जो हैं क्षतिग्रस्त हो रही हैं और इन संरचनाओं की जो मौजूदा स्थिति है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उनके व्यापक प्रलेखन की आवश्यकता होती है। और ये जो सांस्कृतिक संरचनाओं का प्रलेखन है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मान्यता प्राप्त है और इसको बहुत ही आवश्यक माना गया है। ये माना गया है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतें हमारी जो हैं उनका भली भांति प्रलेखन किया जाना चाहिए और चहुं ओर से हमें डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए दबाव पड़ रहा है कि जो हमारी
विरासतें हैं हम उनका डिजिटल दस्तावेज़ीकरण करें, क्योंकि डिजिटल दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से हम उन संरचनाओं को डिजिटल रूप में संरक्षित कर सकते हैं। इस डिजिटल दस्तावेज़ीकरण के लिए भू स्थानिक प्रौद्योगिकी तकनीक जो कि आपने अभी तक पढ़ी है उसने उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी तकनीक में प्रगति ने विरासत स्थलों और स्मारकों के प्रलेखन की प्रक्रिया में क्रांति ला दी है। डिजिटल उपकरण जो हैं हमारे, वो विरासत स्थलों की जानकारी एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और के लिए नए उन्नत परिष्कृत साधन प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे नए नए उपकरण ऐसे बन गए हैं जिनके उपयोग से हम इस तरह की जानकारी अपनी विरासत स्थलों के बारे में एकत्रित कर सकते हैं। जो त्रिआयामी डिजिटल प्रलेखन है वो एक बहुत ही प्रभावी तरीका है हमें अपनी संरचनाओं, जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनकी निगरानी करने के लिए। उनका त्रिआयामी डिजिटल प्रलेखन जो है एक बहुत ही प्रभावी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। आम तौर पे ये देखा गया है कि जब हम विरासत का प्रलेखन कर रहे हैं तो अगर हम उचित तकनीक के द्वारा आंकड़े का संग्रहण नहीं कर रहे हैं, आंकड़े इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है हमारी विफलता का कारण बन जाता है। तो हमें जब हम विरासत के प्रलेखन की शुरुआत करें तो हमें इन सारी तकनीकों को एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे कि हम प्रलेखन के लिए जो उचित तकनीक हैं वो उपयोग कर सकें और हम अपने विरासत के प्रलेखन को सफल बना सकें। पुरातत्व अनुप्रयोगों में जो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, इसलिए क्योंकि पुरातत्व अनुप्रयोग के लिए हमें कम से कम मध्यम रेजोल्यूशन डेटा की आवश्यकता होती है। और इस तरह का डेटा साथ में जो कि नागरिक का उपयोग के लिए हमें डेटा मिल जाए, वो हमारा सन 1990 और इसके आसपास में आना शुरू हुआ। तो 1990 के आसपास में डिजिटल फोटोग्राफी जो है वो शुरुआत हो गई और इस डिजिटल फोटोग्राफी के कारण हम डिजिटल रूप से विरासतों के चित्र इकट्ठा कर सके और डिजिटल प्रलेखन में हमें बहुत बहुत सहायता मिली। सन 1993 से 95 के बीच में जो GNSS और GPS था, उसको नागरिक उपयोग के लिए अवर्गीकरण उसका कर दिया गया। तो जो नागरिक उपयोग के अनुप्रयोग थे उसमें हम आसानी से GPS और GNSS के डेटा का उपयोग कर सके। और साथ में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कोरोना इमेजेस थी, जो कि सन 1960 के आसपास खींची गई थी, उन इमेजरी का अवर्गीकरण कर दिया गया। अब इस अवर्गीकरण से हमें 1960 के दशक में हमारी विरासतें किस प्रकार से थीं और ज़मीनी स्वरूप किस प्रकार का था, ये हमें सारे चित्र आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। 1999 में सब मीटर स्थानिक विभेदन की छवियों का निर्माण करने वाले पहले उपग्रह प्रणाली आइकोनॉस का प्रक्षेपण हुआ। तो आइकोनॉस से पहले सब मीटर यानी 1 मीटर से कम वाले स्थानिक विभेदन वाली उपग्रह नहीं थे, जो कि नागरिक उपयोग के लिए उपयोग में आ सकें, तो वो नहीं उपलब्ध थे। तो 1999 में जब आइकोनॉस का प्रक्षेपण हुआ तो नागरिक उपयोगों के लिए और इस तरह के बहुत सारे अनुप्रयोगों के लिए हमें उच्च रेजोल्यूशन, जो कि सब मीटर है, उप मीटर वाले उपग्रही चित्रों का हमें मिलने शुरू हो गए।
2005 के में गूगल अर्थ के माध्यम से निशुल्क निर्बाध वैश्विक ऑर्थोफोटो कवरेज प्राप्त हुई। तो हर साल हम लोग को गूगल अर्थ के माध्यम से बिना किसी शुल्क के और जो ऑर्थोफोटो है पूरे विश्व भर की ऑर्थोफोटो मिल जाती है। तो आप सभी ने गूगल अर्थ का तो उपयोग किया ही होगा। उसमें हम अपना घर देख सकते हैं, विभिन्न स्थलों को देख सकते हैं। और उस 2005 में जब ये गूगल अर्थ आ गया तो जन साधारण जो था वो उपग्रही इमेजेस को देखने और उसको समझने, उसमें चीज़ें पहचानने के में बहुत उसने फ़ायदा किया। 2005 से 2010 के बीच में बड़े पैमाने पर लेज़र स्कैनिंग का उपयोग शुरू हो गया। पहले एयरबॉर्न लेज़र स्कैनिंग और आजकल तो स्थलीय लेज़र स्कैनिंग का भी बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। अब इन सारे जो प्रौद्योगिकी हमारे सामने आ गई, जिनका विकास होता गया, इससे पुरातत्व अध्ययन में बहुत बहुत सहायता प्राप्त हुई और पुरातत्व अध्ययन में एक बहुत नए युग का प्रारंभ हो गया। ये वो सारे उपकरण हैं जो कि पुरातत्व अनुप्रयोगों के लिए सहायताजनक होते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष जनित डेटा, उपग्रह वाला डेटा, उसमें हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पैनक्रोमैटिक डेटा भी है जो कि अच्छे स्थलीय रेजोल्यूशन का होता है। हमारे पास उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा भी होता है जो कि उसी चित्र को, उसी स्थल के चित्र को अलग अलग बैंड्स में लेता है और जिससे कि हमारे चीज़ों को पहचानने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें स्वतः नहीं दिखाई देते हैं, अलग अलग जो वेवलेंथ बैंड है उसमें दिखाई दे जाती हैं। उसके बाद हमारे पास लेज़र स्कैनर, उसके बाद एक फोटोग्रामेट्री जो है वो तकनीक बहुत उपयोग में आती है। तो स्थलीय फोटोग्रामेट्री, जैसे क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री भी कहा जाता है, उसका बड़े भारी पैमाने पर उपयोग होने लगा ये पुरातत्व अध्ययन में। बामियान बुद्धा और बहुत सारे जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं उसमें क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री, अंकोर वाट, बामियान बुद्धा, इन सब में और पश्चिम के तो बहुत ही सारे स्थलों पे क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। जो टोटल स्टेशन और जीपीएस ये बहुत ही आवश्यक रहे पोजीशन पता करने के, तो टोटल स्टेशन और जीपीएस जो हैं वो भी बहुत बहुत आवश्यक हैं, बहुत बहुत यूज़फुल हैं। और उसके बाद आया स्थलीय लेज़र स्कैनर। एयरबॉर्न लेज़र स्कैनिंग होती है और उसके बाद स्थलीय लेज़र स्कैनर भी बहुत उपयोगी है। और साथ में अब मानव रहित ये हैं विमान, जिन्हें हम यूएवी भी कहते हैं, यूएवी भी बहुत उपयोगी हैं जो हमारे पुरातत्व अध्ययन में। तो एक एक करके हम देखते हैं कि पुरातत्व अनुप्रयोग में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का लाभ क्या है, हमें क्यों भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में जब सुधार हुआ तो हम पुरातत्व अनुप्रयोग के लिए उसे उपयोग करने लगे। पहली चीज़ तो ये है कि पुरातत्व भूस्थानिकी प्रौद्योगिकी की वजह में हम बड़े भूमि क्षेत्र का कुशलतापूर्वक सर्वेक्षण कर सकते हैं, जबकि अगर हम स्थलों पे जाके अध्ययन करें तो हम बहुत ज़्यादा स्थल पे नहीं जा सकते हैं। और साथ के साथ जो उन स्थलों का एक दूसरे से मतलब वो किस प्रकार से संबंधित हैं वहाँ पे, वो हम नहीं पता कर पाएंगे अगर हम ग्राउंड सर्वे करेंगे। जबकि अगर हम ये
रिमोट सेंसिंग का सर्वे करेंगे तो हम बड़े भूमि क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम रिमोट सेंसिंग से ही सर्वेक्षण करेंगे और उसका हम जो पारंपरिक सर्वेक्षण है वो नहीं करेंगे, क्योंकि पारंपरिक सर्वेक्षण तो हमें भूमि पे जाके करना ही पड़ेगा। लेकिन किस जगह पे हमें वो पारंपरिक सर्वेक्षण करना है, इन जगहों को इंकित करने के लिए हमें ये भूस्थानिकी प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ही अच्छे संकेत देती है। जो रिमोट सेंसिंग है ये सिनॉप्टिक अवलोकन, जो कि यानी कि एक बड़े एरिया को, बहुत बड़े क्षेत्र को एक बार में देखता है। तो ये जो सिनॉप्टिक अवलोकन की उसमें हमें प्राप्त है, ये ऐसे संकेत उपलब्ध कराता है जिन्हें ज़मीनी सतह पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता है। तो सिनॉप्टिक अवलोकन हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। और उन्नत सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी परिदृश्य को मनुष्यों के लिए अदृश्य प्रकाश में देखने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि अलग अलग वेवलेंथ बैंड, जैसे कि इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इन सभी वेवलेंथ बैंड में हमें चित्र उपलब्ध कराता है। अब ये जो इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये हम अपने सहज आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो हमें वो वाले जो उसके जो परिदृश्य हैं वो नहीं दिखाई दे पाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, अन्य वीक्षकों को उन पुरातात्विक विशेषताओं को खोज करने में सहायता मिलती है जो अन्यथा अस्पष्ट ही रहती हैं। जैसे आगे मैं आपको दिखाऊंगी मृदा में किस प्रकार से भिन्नताएं आती हैं, वनस्पति में किस प्रकार से भिन्नताएं आती हैं, जो कि हम सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी से पता कर सकते हैं। एक और चीज़ है जियोमेट्रिक और रेडियोमेट्रिक सटीकता जो है इसमें हमें बहुत मिलती है। सांस्कृतिक विरासतों के त्रिआयामी प्रलेखन और यथार्थवादी मॉडलिंग के लिए हमें बहुत आवश्यक है, और ये हमें मिलती है हमें भूस्थानिक प्रौद्योगिकी से। और इन त्रिआयामी मॉडलों का उपयोग ऐतिहासिक प्रलेखन, डिजिटल संरक्षण, तुलनात्मक अध्ययन, आभासी वास्तविकता या कंप्यूटर ग्राफिक जिसे हम कहेंगे, इन सारे अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। तो ये तो हो गए कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या हैं। अब हम वो तकनीकी भिन्न भिन्न तकनीक देखेंगे भू स्थानिक प्रौद्योगिकी की, जो कि हमें पुरातत्व अध्ययन में सहायता करेंगी। तो सबसे पहले तो हो गया पृथ्वी अवलोकन, जिसे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरह से हो सकता है। हम अर्थ ऑब्जर्वेशन को सतह पे रह के भी कर सकते हैं, जिसे हम ग्राउंड रिमोट सेंसिंग कहते हैं। हम पृथ्वी अवलोकन को एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसे हम एयरबॉर्न रिमोट सेंसिंग कह सकते हैं। और हम उसे उपग्रह के माध्यम से भी कर सकते हैं, उपग्रही चित्रों के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग बैंड्स, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो अलग अलग एरियाज़ हैं, अलग अलग जगह हैं, उनमें हम चित्र निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी अवलोकन जो है ने उन तरीकों में क्रांति ला दी है जिससे मनुष्य अपने अतीत के विषय में जानकारी एकत्रित कर सकता है। यह तकनीक पुरातात्विक विदों को प्राचीन सभ्यताओं के चिन्ह खोजने और उनके अन्वेषण में सहायक होती है। भौगोलिक रूप से दूरस्थ स्थान जो हैं उनके परीक्षण की योग्यता इस तकनीक को उपयोगी बना देती है। सुदूर संवेदी छवियां जो हैं वो भूमिगत संरचनाओं के चिन्हक, जैसे भूमिगत चीज़ें जो हैं उनके कुछ चिन्ह सतह पे आ जाते हैं, और ये सुदूर संवेदी छवियां जो हैं उनको हमें बताती हैं। असंगत ऊर्जा उत्सर्जन और टेक्सचर विसंगतियां आदि के अध्ययन के लिए उपयोगी सूत्र प्रदान करते हैं, और ये सारे ही प्राचीन गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों को इंगित करती हैं। इस प्रकार से हम उन क्षेत्रों को इंगित कर सकते हैं जहाँ पे हम जाके पारंपरिक सर्वेक्षण कर सकते हैं।
रिमोट सेंसिंग सेंसर जो हैं हमारे अंतरिक्ष आधारित भी हो सकते हैं, उपग्रह में भी हो सकते हैं, हवाई भी हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट में रख सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। और ये विभिन्न वर्ग क्रमीय और स्थानिक विशेषताओं के साथ डेटा सेट प्रदान कर सकते हैं। और ये विभिन्न वर्ग क्रमीय जो कि हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहेंगे और डिफरेंट स्पेशियल रेजोल्यूशन स्थानिक विशेषताओं, तो दोनों तरह के अलग अलग तरह के डेटा हमें मिलेंगे, अलग अलग तरह के स्पेशियल रेजोल्यूशन के डेटा मिलेंगे, अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के डेटा मिलेंगे, जो कि हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये पृथ्वी अवलोकन जो है पुरातत्व अध्ययन में के अध्ययन में उपयोगी साबित हुआ है। ये एक जो उदाहरण है, ये ऐतिहासिक तस्वीरों के आधार पर पुराने बीजिंग शहर का पुनर्निर्माण। अब ये 1945 की हवाई तस्वीरें हैं, 1966-67 की कोरोना की तस्वीरें हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इनका अवर्गीकरण हो गया है। अब ये कोई भी नागरिक उपयोग के लिए इनको डाउनलोड कर सकता है, इनको ले सकता है। और ये जीई की इमेजरी है, डिजिटल ग्लोब के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो हवाई तस्वीरें जो 1945 की हैं, 1966 की हैं और ये 2019 की हैं। इनमें अध्ययन किया गया कि किस प्रकार से बीजिंग का पुराना शहर जो था वो किस प्रकार रहा होगा, उसका अध्ययन किया गया और उसके पुनर्निर्माण किस तरह से किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए लाल गोला आपको दिखाई दे रहा होगा तीनों ही तस्वीरों में। ये लाल गोला जो है, लाल घेरा, वो जगह दिखा रहा है जहाँ पे जिजिमिन गेट रहा था पहले, जो कि अब लुप्त हो चुका है, लेकिन इसी स्थान पर वो जिजिमन गेट रहा था। ये पीला अंडाकार आपको दो दिखाई दे रहे हैं। पीले अंडाकार जो हैं ये चांगान एवेन्यू के विस्तार को दर्शा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये एवेन्यू चला था। और ये जो गुलाबी और नीले रंग का डब्बा है, ये हमारे को परिदृश्य में परिवर्तन बता रहा है कि किस प्रकार से 1945 से लेके 2019 तक किस तरह से स्थल में और ज़मीन पर बदलाव आए हैं, परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं पुराने ऐतिहासिक तस्वीरों के माध्यम से। ये एक और हिंदुस्तान जो भारत है, भारत के परिवेश में एक अध्ययन किया गया नालंदा महाविहार के ऊपर। नालंदा महाविहार जैसे आपको मालूम ही है, हम उसके बारे में अभी आगे भी चर्चा करेंगे। तो नालंदा महाविहार में अध्ययन किया गया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना उत्खनन हुआ है वहाँ पे, उससे कहीं ज़्यादा अभी भी ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। तो ये अध्ययन जो है ये मध्यम रेजोल्यूशन छवियों का उपयोग करके किया गया और ये उन जगहों को इंगित करता है जहाँ पे हो सकता है कि हम अगर उत्खनन करें, खुदाई करें, तो हमें और जो है मठ और वो मिल सकते हैं। तो इन्होंने ये जो पुराने नदी के स्रोत थे उन सबको देखा है, उनके माध्यम से पुराने जो जल स्रोत हैं उनको सबको मैप किया है कि किस तरह से जल स्रोत जो हैं वो बिखरे हुए हैं। ये कितना बड़ा क्षेत्र रहा होगा, कितनी बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा, इसका पता इसी से चला कि इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे मानव के द्वारा बनाए गए जल स्रोत हैं। आप देख सकते हैं ये जो जल स्रोत हैं ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ये इनका आकार ये बता रहा है कि ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे जल स्रोत हैं। अब क्या हुआ होगा कि जब मिट्टी खोद के ही ईंटें बनाई गई थी जिससे कि ये पूरा विश्वविद्यालय बनाया गया था, तो ये जितने भी जल स्रोत हैं उनका क्षेत्रफल निकाला गया, उनका जो है
गहराई देखी गई और ये अनुमान लगाया गया कि इसमें से कितनी मिट्टी निकाली गई होगी और उससे कितने ईंटें बने होंगे, जिससे कि इन्होंने बताया कि इसका अभी जो विस्तार है वो और भी बहुत ज़्यादा है, जितना उत्खनन हुआ है उससे कहीं ज़्यादा अभी बाकी है। तो उससे इन्होंने ये पता किया कि कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है, जो छोटे छोटे माउंट्स हैं, जो छोटे छोटे से पहाड़ियाँ हैं, वो उनका सर्वेक्षण किया गया और उसमें जो हैं वो क्षेत्र इंगित करते हैं जहाँ की आगे उत्खनन किया जा सकता है। तो ये जो अध्ययन है ये करंट साइंस में छपा भी था सन 2017 में। अब किस प्रकार से मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग जो है वो हमारे पुरातत्व अध्ययन के लिए सहायक हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए हैं जिसमें कि नीचे दबी हुई खाई एक दिख रही है और एक दबी हुई दीवार दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे होंगे पहले चित्र में। अब जहाँ भी दबी हुई खाई है वहाँ यदि आप वनस्पति देखें, वहाँ पे अगर देखें कि वनस्पति का बहुत प्रबल विकास हो जाता है, बहुत तेज़ी में बढ़ रही है वो। एक दूसरी जगह जहाँ पे ज़मीन के नीचे कुछ भी नहीं है वहाँ पे सामान्य विकास हो रहा है। और जहाँ पे दीवार दबी हुई है, जहाँ के नीचे दीवार दबी हुई है, ये जगह वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वनस्पति जो भी है वो उतनी तेज़ी से उसका विकास नहीं हो रहा है। उसका विकास थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा कुंठित है, पूरा खुल के विकास नहीं हो रहा है। और अगर ये तो वनस्पति जब है वहाँ पे आप ऊपर से जो चित्र लेते हैं तो ये आपको ये चिन्ह देता है कि शायद यहाँ पे अगर कुछ नीचे दबा हुआ है जिसके कारण कि वनस्पति या जो खेती बाड़ी है उसका विकास एक सम रूप से नहीं हुआ है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए वनस्पति वहाँ पे खेती नहीं हो रही है, वो खुली ज़मीन है, तो खुली ज़मीन में अगर दबी हुई खाई है नीचे तो आपको सतह पे नमी की मात्रा अधिक दिखाई देगी। और ये नमी की मात्रा जो है आप उपग्रही चित्रों से बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर जैसे दीवार दबी हुई है तो उस जगह पे नमी में कमी होगी साधारण ज़मीन के से अगर हम उसको का तुलनात्मक अध्ययन करें तो। उसी चीज़ को ध्यान करते हुए ये देखिए मध्य यूरोप में चेक गणराज्य जो है वहाँ का बसंत के पहले का दृश्य है और बसंत के बाद का दृश्य है। तो जब बसंत के पहले के दृश्य में आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि अच्छा कहाँ क्या है, कुछ अंदाज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन बसंत के बाद के दृश्य में जब वहाँ पे थोड़ा बहुत घास फूस और वो सब उगना शुरू हो गया है तो आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कितने सारे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि लग रहा है कि हाँ ज़मीन के नीचे यहाँ कुछ है। और जब यहाँ पे खुदाई हुई तो पूरा बहुत सारा जो है वो दिखाई दिए, एक पूरा टैंक दिखाई दिया, जल स्रोत दिखाई दिए, छोटे छोटे बहुत सारे जल स्रोत दिखाई दिए खुदाई के बाद। दूसरी तकनीक जिसका कि मैं आपको बता रही थी वो है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग जैसे कि मानचित्रण, त्रिआयामी प्रलेखन, संरक्षण, अंकीय जीर्णोद्धार, उत्क्रम अभियांत्रिकी निगरानी हेतु, विजुअलाइजेशन या एनिमेशन, शहरी नियोजन, विरूपण विलेक्षण आदि में किया जाता है। छवि आधारित मॉडलिंग तकनीक जो है को आमतौर पर नियमित ज्यामितीय आकृतियों वाले स्मारकों अथवा संरचनाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो जिनकी आकृति नियमित होती है, तो ज़्यादातर जो हमारे स्मारक हैं उनकी आकृति बहुत ही नियमित आकृति होती है, नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। तो उनके लिए, उनके अध्ययन के लिए इस तकनीक को उपयोग में लेते हैं। तो भूमि स्थित वस्तुओं को हैंडहेल्ड कैमरों से प्राप्त छवियों से त्रिआयामी मॉडलिंग की तकनीक को
क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री कहते हैं। तो क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री जब हम स्थलीय कैमरे लेते हैं और हैंड हेल्ड कैमरा जिसे कहेंगे, स्थल भूमि स्थित वस्तुओं के त्रिआयामी मॉडलिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। छवियाँ जो ली जाती हैं, जो डेटा लिया जाता है, वो दो आयामी होता है। उससे फोटोग्रामेट्री तकनीक द्वारा त्रिआयामी संसूचना में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रकार से त्रिआयामी मॉडल का बनाए जाते हैं। तो यह देखिए, ये इस तरह के कैमरे उपयोग में लिए जाते हैं। जो संरचना होती है उसके चारों ओर से फोटोग्राफी की जाती है, फ़ोटो खींचे जाते हैं और फिर एक त्रिआयामी मॉडल जो है वो बनाया जाता है। त्रिआयामी बिंदु समूह बन के निकलता है। ये बिंदु समूह की खासियत ये होती है कि इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं और हर बिंदु में एक्स, वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट है वो होता है। तो इतने सारे एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट के बिंदु हमें मिलते हैं, तो उससे हमें बहुत ही छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं वो भी, और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई दे जाती हैं। और इसी मॉडल के ऊपर अगर हम जो फ़ोटो है, फ़ोटो का टेक्सचर डाल देंगे तो हमारे को ये टेक्सचर मॉडल मिल जाएगा, जो कि देखने में हमें बिल्कुल ही जो स्मारक है उसकी तरह से दिखाई देता है। लेकिन इसमें हम पूरी तरह से सर्वेक्षण कर सकते हैं, वही सर्वेक्षण जो कि हम स्थल पे जाके वहाँ स्थान पे जाके करते हैं, वही सर्वेक्षण चीज़ों को नापना और पूरी तरह से किया जा सकता है। तो ये है फोटोग्रामेट्री की तकनीक। दूसरी तकनीक हुई लेज़र स्कैनिंग। लेज़र स्कैनिंग वस्तुओं अथवा पर्यावरण की सटीक त्रिआयामी जानकारी रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया होती है। टेरेस्ट्रियल लेज़र स्कैनर भूमिगत उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कई पैमानों पर, जैसे छोटी वस्तुओं से लेके विशाल स्मारकों या संपूर्ण स्थल है, उनकी स्कैनिंग के लिए किया जाता है। स्थलीय लेज़र स्कैनिंग किसी वस्तु के विस्तृत त्रिआयामी मॉडल बनाने के लिए एक बहुत ही कुशल तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा एक लेज़र बीम का उपयोग करके किसी वस्तु की सतह का सघन बिंदु समूह उत्पन्न किया जाता है। तो ये देखिए, ये है लेज़र का डाटा है जो कि एक बहुत ही सघन, बहुत ही अति घनत्व वाला बिंदु समूह है और हर बिंदु, जैसा कि मैंने बताया गया, त्रिआयामी जानकारी देता है, एक्स, वाई और जेड की जानकारी देता है। सैंपल किए गए बिंदुओं का उपयोग त्रिआयामी मॉडल बनाने और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए किया जा सकता है। उच्च लागत और टेक्सचर की अनुपस्थिति के बावजूद रेंज सेंसर जो है पुरातत्व क्षेत्र में लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही सूक्ष्म जानकारी भी हासिल हो जाती है। एक और तकनीक, एक और प्रणाली जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, वो है मानव रहित हवाई वाहन, जिसको कि हम UAV भी कहते हैं। इस प्रणाली के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रह तीव्रता से किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वहाँ पे ये UAV उड़ाए जा सकते हैं। यह गति और लचीलापन इस तकनीक को स्थल आकृति सर्वेक्षण, पुरातात्विक हवाई सर्वेक्षण और पुरातत्व स्मारकों की रिकॉर्डिंग के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बना देती है। सर्वेक्षण उपकरणों के रूप में उनके उपयोग से लेकर लागत प्रभावी और अत्यधिक गतिशील प्रलेखन प्लेटफॉर्म के रूप में उनके अनुप्रयोग तक UAV ने वास्तव में पिछले दशक में पुरातात्विक भूस्थानिक डेटा संग्रह के कई पहलुओं में सकारात्मक बदलाव कर दिए हैं। तो ये जो चित्र है ये UAV का से लिया गया है और ये विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है वहाँ का है। ये guardian.com की वेबसाइट से मैंने लिया है। अब मैं तकनीक के बारे में चर्चा करने के बाद अब उसी सभी तकनीकों को का उपयोग करते हुए हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे IIRS में एक अध्ययन किया गया जिसमें कि
त्रिआयामी डिजिटल दस्तावेजीकरण, क्षति का आकलन और सांस्कृतिक विरासत स्थलों का पुनर्निर्माण, इस विषय पर यह अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में हमने 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का पूरा डिजिटल दस्तावेजीकरण किया, वहाँ पे हुई क्षति का आकलन किया और जहाँ पे भी टूट फूट हुई है उसका वर्चुअल रूप से पुनर्निर्माण किया। तो उसके कुछ उसके जो रिज़ल्ट हैं, उसके जो हैं वो मैं आपको आगे की कुछ स्लाइडों में दिखाऊंगी। हम शुरुआत करेंगे नालंदा महाविहार से। नालंदा महाविहार जैसा कि आपको मालूम है बिहार में है और नालंदा महाविहार प्राचीन मगध में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ निवासी विश्वविद्यालय था, जो कि 427 से 1197 सी तक संचालित हुआ। तो ये एक बहुत ही लंबे समय तक ये विश्वविद्यालय संचालित रहा और एक बहुत ही मठ आवासी, यानी कि वहीं पे विद्यार्थी आके वहीं रहते थे। नालंदा की स्थापना जो है गुप्ता साम्राज्य के युग के दौरान में हुई थी और इसे कई भारतीय और जावा के संरक्षणों का समर्थन प्राप्त था। तो बहुत सारे राजाओं ने इसका संरक्षण किया और इसमें नए नए मठ और मंदिर बनवाए। लगभग 750 साल तक ये विश्वविद्यालय चला है। इस 750 वर्षों में इस संकाय में महायान बौद्ध धर्म के कुछ सबसे सम्मानित विद्वान शामिल थे। तो बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय ये उस ज़माने में था। हेंग स्वांग के विवरण के अनुसार 7वीं शताब्दी सी के आसपास नालंदा महाविहार को बौद्ध शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में महत्व मिला हुआ था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने इसे नष्ट किया था, जो कि आंशिक रूप से उसके बाद इस को बहाल किया गया और जो कि 1400 सी तक थोड़ा बहुत अस्तित्व में रहा था। तो यह चित्र जो है ये नालंदा महाविहार में मंदिर संख्या 3 का है, जिसे सारीपुत स्तूप भी कहा जाता है। इस सारीपुत पुत्र स्तूप जो है ये 7 सतह में बनाया गया था। इसके बारे में हम अभी आपको और जानकारी देते हैं। तो उत्खनन के पूर्व मैं आपको बता रही थी ना कि उत्खनन से पहले जो है ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे टीलों के स्वरूप में होता है, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि इसके नीचे ज़रूर कुछ संरचना है। तो सन 1861 में अलेक्जेंडर कंगिंघम ने नालंदा का दौरा किया और कई विस्तृत अवलोकन और मापन किए। तो ये उत्खनन के पूर्व की फोटोग्राफ है का चित्र है। एएसआई ने कई चरणों में इसकी खुदाई की, जिसमें कि 1863 में और हाल में ही 1983 में खुदाई की गई। 1863 से लेकर 1983 तक कई चरणों में इसकी खुदाई हुई। मंदिर संख्या 3, जिसे सरीपुत स्तूप भी कहा जाता है, नालंदा की संरचनाओं में सबसे प्रतिष्ठित है और इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो शीर्ष तक जाती हैं। और जब भी आपने नालंदा महाविहार का चित्र देखा होगा, हमेशा आपने इस चित्र को ज़रूर देखा होगा, इस मंदिर को ज़रूर देखा होगा। बट ऐसा ना सोचें कि नालंदा महाविहार में केवल यही मंदिर है, इसमें बहुत सारे मंदिर और मठ शामिल हैं। ये उसका एक मंदिर है जो कि बहुत ही मुख्य मंदिर रहा। सारीपुत जो थे वो गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों में थे और ये उन्हीं के नाम पे ये मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर 3 जो है 100 फीट से अधिक ऊंचा है। इसके ऊंचे स्तूप तक सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो स्मारक के उत्तर की ओर हैं। मंदिर 300 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी के बीच पुनर्निर्माण में 7 चरणों से गुजरा है। तो 7 चरण का इसमें निर्माण हुआ है। एक स्तूप बनाया गया, उसी के ऊपर दूसरे राजा ने आके दूसरा स्तूप बनाया और इस तरह से 7 बार इसका निर्माण हुआ है। और महान स्तूप का निर्माण जो है वो गुप्ता काल में किया गया है। यह जो उत्खनन के बाद दिखाया गया है आपको, यह 5वीं परत है जो आज ज़्यादातर देखी जा सकती है। हालांकि
अन्य परतों के निशान देखे जा सकते हैं। जब आप स्थल पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो आप दूसरे चरणों के दूसरे परतों के निशान भी देख सकते हैं, जो कि इसमें चित्र में मार्क भी किए गए हैं। आप देखें तो ये भिन्न भिन्न चित्र हैं जो कि उत्खनन के पूर्व, जबकि ये एक छोटी सी पहाड़ी के रूप में था, जब उत्खनन प्रारंभ हुआ तो ये किस तरह से था, उत्खनन के दौरान बहुत लंबा उत्खनन यहाँ पे हुआ है, और आज की स्थिति ये है। सन 2020 में IIRS ने यहाँ पे स्थलीय लेज़र डेटा एकत्रित किया, और ये जो आखिरी चित्र आप देख रहे हैं ये जो है वो सन 2020 की आज की स्थिति है। अब इसका योजना चित्र किस प्रकार से है, खुदाई का मतलब उसमें किस तरह से सारे मंदिर और मठ लगे हुए हैं। तो उत्खनन, अभी जो उत्खनन हुआ है उस उत्खनन के बाद 11 मठ और 6 मुख्य मंदिर वहाँ पे खुदाई के बाद निकले हैं, और ये जो भी मठ और मंदिर हैं ये एक क्रमबद्ध लेआउट में व्यवस्थित हैं। आप ये देखेंगे ये इसके ये मंदिर और मठ हैं, ये देखिए, ये तो एक बिल्कुल सीधी रेखा में क्रमबद्ध हैं। नालंदा के सभी मठ जो हैं सामान्य वास्तुकला में बहुत समान हैं, एक जैसे सभी मठ एक जैसे हैं, मंदिर भी तकरीबन सभी एक जैसे हैं। 30 मीटर चौड़ा मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, और जिसके पश्चिम में मंदिर और पूर्व में मठ है। मठ की सामान्य योजना में एक समकोण रूप शामिल है, जिसके एक केंद्रीय चतुर्भुज राजसभा है जो कोशिकाओं की बाहरी पंक्ति से घिरे एक बरामदे से घिरा हुआ है। तो जो छोटे छोटे बरामदे के चारों ओर छोटी छोटी कोशिकाएं एक छोटे छोटे कमरे कहेंगे उन्हें, कोशिका नहीं कहेंगे, कमरे कहेंगे, क्योंकि ये कमरे वो हैं जहाँ पे विद्यार्थी गण रहते थे, ये उनके कमरे हैं। राजसभा में जाने वाले प्रवेश द्वार के सामने केंद्रीय कक्ष, एक तीर्थ कक्ष भी है, वहाँ पे जहाँ पे सभी विद्यार्थी बैठ के ध्यान करते थे और पूजा करते थे, तो वो पूजा स्थल भी है। तो इस तरह से आप देखें, ये उसका योजना चित्र है लेआउट का। उसी योजना चित्र को जब अंतरिक्ष चित्र, उपग्रहीय चित्र पे डाला गया तो इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। कार्टोसैट 1 के अंकीय ऊंचाई मॉडल बनाया गया, तो छोटे यहाँ पे पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, और ये उसी अंकीय ऊंचाई मॉडल के ऊपर जब हमने उपग्रह का चित्र डाल दिया तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। अब आप ये देखें कि जो खुदाई के समय हमें चित्र मिला था और आज की उसकी स्थिति कैसी है, क्योंकि ASI ने उसका संग्रहण किया हुआ है, संरक्षित किया हुआ है। आप ये देखें, ये जो विहार होते हैं, विहार में अन्न के भंडार हैं, तो ये खुदाई के दौरान ये अन्न का भंडार था, और ये आज जब 2020 में लेज़र डेटा हम लोगों ने लिया है, ये उस समय का चित्र है। इसी तरह से ये उत्खनन के दौरान मठ के अंदर की है। ये देखिए, ये मैं आपको बता रही थी ना, जो छोटे छोटे कक्ष, ये हैं वो कक्ष जिसमें कि, और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं, ये इस तरह के कक्ष, ये और बीच का बरामदा जहाँ पे लोग बैठ के पूजा करते थे। तो आज का दृश्य स्थलीय लेज़र डेटा से लिया हुआ और उत्खनन के दौरान की तस्वीरें हैं ये। जब हम स्थलीय लेज़र डेटा कई जगह से लेके उसको आपस में मिला लेते हैं, उसका एकीकरण कर लेते हैं, तो इस तरह का कुछ हमें चित्र प्राप्त होता है, जिसमें कि ये सरीपुत स्तूप का ही है। आप सीढ़ियाँ वगैरह सब देख सकते हैं, और ये लेज़र डेटा का चित्र है। लेज़र डेटा में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चित्र नहीं है, ये बल्कि एक अति घनत्व वाला बिंदु समूह है, जिसमें कि बिंदु हैं, बिंदु, और हर बिंदु में त्रिआयामी जानकारी है, वो त्रिआयामी जानकारी यानी कि उसका XY यानी कि लोकेशन क्या है और उसका ऊंचाई क्या है। तो ये ऊंचाई के हिसाब से नीचे से ऊपर तक के बिंदुओं को हमने यहाँ दर्शाया है।
इस से इसी जो लेज़र का चित्र था, लेज़र के उससे हमने इसका जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग जिसको कहा जाता है, वो डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाया। और आप देखें इस पूरे, ये सरीपुत स्तूप है, ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं, और यदि आप में से कोई वहाँ गया होगा तो आपने देखा होगा कि चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे ये स्तूप जैसे हैं। और इन स्तूपों पे कहते हैं कि कुछ में जो महान जो भिक्षु हुए हैं उनकी अस्थियां हैं, कुछ के ऊपर जो हैं बुद्धा जी की मूर्तियां लगी हुई थी। तो ये वो बहुत सारे चारों ओर चबूतरे और स्तूप जैसे हैं। तो ये आप देखें, इसकी हमने डिजिटल ब्लूप्रिंटिंग की, एक एक स्तूप जो है हमने उसका सर्वेक्षण करके उसको डिजिटल रूप में संरक्षित कर लिया है। अब एक और हमारा उद्देश्य था हमारे अध्ययन का कि अतीत में किस प्रकार से रहा होगा। अब जब उत्खनन हुआ तो नालंदा में तो हमें कुल 2 या 3 फीट की दीवारें ही मिली, लेकिन वो वास्तविकता में जब अतीत में जब वो रहा होगा, वो किस प्रकार से रहा होगा, तो हमने उसका अनुमानित पुनर्निर्माण किया कि किस प्रकार से रहा होगा। तो हमने बहुत सारा जो इतिहास है उसको खंगाला, उसमें पता किया कि किस प्रकार से मठ जो थे वो बनाए जाते थे, उनके कक्ष जो हैं वो कितने ऊंचे होते थे। तो हमने उस ऊंचाई तक उन कमरों को बढ़ाया, उसके ऊपर ये सब हम वर्चुअल अनुमान लगा रहे हैं और क्या कहते हैं डिजिटल रूप से ही कर रहे हैं। उसके ऊपर छत डाल के और दूसरी मंजिल भी बनाई। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने दूसरी मंजिल बनाई तो आप देखें इस तरह से हमारा ये नया मॉडल बन के तैयार हुआ, जो कि ये वास्तविकता में उस ज़माने में रहा होगा, बट आज क्योंकि वो उसमें इतनी टूट फूट हो चुकी है और कि हमें उत्खनन के बाद केवल 2-3 फीट की दीवारें ही मिल रही हैं। अब आप देखें ये जो मठ में बीच में चबूतरा मैं आपको बता रही थी, उसके चारों ओर ये स्तंभ है और इन स्तंभों पे शायद हम अनुमान लगा रहे हैं इन स्तंभों का जो एक वो इस पूरे बरामदे को कवर करता हुआ, इस बरामदे के ऊपर कोई छत जो कि शायद रही होगी, लेकिन हमें आज केवल 2 या 3 फीट के ये स्तंभ मिले हैं। तो उन स्तंभों को हम लोगों ने ऊंचा किया, लेकिन उसके ऊपर की दीवार कैसी, उसके ऊपर की छत कैसी रही होगी ये हमें नहीं अंदाज़ लगा पाए, तो इसलिए हमने स्तंभों को इसी प्रकार से छोड़ दिया है। तो ये देखिए, ये हमारा अनुमानित पुनर्निर्माण है। जब उत्खनन के दौरान वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ भी मिली हैं। उन मूर्तियों और कलाकृतियों को जो है वो वहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो वहाँ संग्रहालय से हमने उन मूर्तियों के भी त्रिआयामी मॉडल बना लिए। जैसे ये देखिए, मठ में जो पात्र होते हैं, जिन पात्रों में जो विद्यार्थी गण हैं उनके लिए भोजन बनाया जाता था, तो वो भी पात्र, बहुत बड़े बड़े पात्र वहाँ पे संग्रहालय में रखे हैं। उन पात्रों का ऊपर से थोड़ा टूट गया है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पात्र हैं। और ये है विश्वविद्यालय की सील। जब खुदाई हुई तो ये पक्की तौर पे नहीं कहा जा पा रहा था कि ये स्थल कौन सा है, ये क्या जगह है, लेकिन जब विश्वविद्यालय की सील प्राप्त हुई तो उस सील को पढ़ के ये निश्चित हो गया कि ये नालंदा महाविद्यालय ही है, के अवशेष ही हैं जो कि उत्खनन में हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है ये सील। इस सील को क्या कहते हैं, इस सील के माध्यम से ही ये पक्का हो पाया, ये माना गया कि ये जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं ये नालंदा महाविहार के हैं। तो ये देखिए, ये तरह तरह की मूर्तियाँ, सामंत भद्रा की मूर्ति, बुद्ध की प्रतिमा,
ये बहुत सारी प्रतिमाएं, बहुत सारी मूर्तियां जो हैं हमें संग्रहालय में हमने इसके 3D मॉडल बनाए। संग्रहालय में हमें और भी जो जानकारी प्राप्त हुई, ये सारी मूर्तियां जो निकाली गई ना, ये संग्रहालय में रखी, और ये कहाँ से निकाली गई हैं ये पक्की तौर पे उसके वो भी बताए गए, वो भी लिख के रखा गया है कि ये मूर्ति जो है खुदाई के दौरान कहाँ प्राप्त हुई थी। देखिए, जैसे ये बोधिसत्व की मूर्ति जब खुदाई के दौरान मिली, उसके बाद क्योंकि खुले में तो ये मूर्ति खराब हो जाती, तो इसको निकाल के संग्रहालय में रख लिया गया। इसी तरह से नागराज की मूर्ति, स्टैंडिंग बुद्धा की मूर्ति, ये सब हमारे संग्रहालय में रख लिए गए। लेकिन ये जो है दस्तावेज कर लिया गया कि ये मूर्तियाँ किस जगह से हम निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब मूर्तियों का 3D मॉडल बनाया, और हमारे पास मंदिर का भी 3D मॉडल था। तो हमने मूर्ति और जहाँ से निकाली गई है उसको वहाँ ले जाके बिठा दिया, जिससे कि हमें आभासी स्थानांतरण कर दिया हमने, उसका वर्चुअल रीलोकेशन जिसे कहेंगे, आभासी स्थानांतरण। अब ये जो है, और उसके बाद हमने उसको दिखाया। तो ये आपको मतलब जिस समय वो उत्खनन हुआ था, जिस समय खुदाई हुई थी, उस समय कैसा दृश्य रहा होगा, ये भी देखने के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह से हम एक आभासी जो संग्रहालय है, वर्चुअल म्यूज़ियम जिसको कहेंगे, वो भी बनाया जा सकता है इन तकनीकों के माध्यम से। अब हम दूसरे क्षेत्र पे जाते हैं। दूसरा जो हमारा क्षेत्र था वो कुतुब परिसर, जो कि दिल्ली में है। कुतुब परिसर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के स्मारक और इमारतें शामिल हैं, और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह परिसर प्राचीन जैन और हिंदू मंदिरों के ध्वस्त खंडहरों पर बनाया गया है। इसमें सबसे जो बड़ी इमारत है वो है कुतुब मीनार, जो कि लाल और बफ सैंडस्टोन से निर्मित है, और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसके व्यास का आधार जो है 14.32 मीटर है, और ऊपर जाते जाते व्यास का आधार कम हो जाता है, और ऊपर शीर्ष पर इसके व्यास का आधार 2.75 मीटर है। आसपास के पुरातात्विक क्षेत्र में अनेक स्मारक शामिल हैं, विशेष रूप से अलाई दरवाज़ा, 2 मस्जिदें भी हैं जिनमें कुतुबुल इस्लाम भी शामिल हैं। परिसर में अन्य प्रमुख संरचनाओं में अलाई मीनार और लौह स्तंभ भी शामिल हैं। तो इस पूरे परिसर का हमने लेज़र स्कैनिंग से डेटा संग्रहित किया, और साथ में जिस प्रकार से हमने आपको नालंदा का दिखाया, उसी प्रकार की बहुत सारी इसमें अध्ययन किए गए। ये देखिए, ये किस प्रकार से टूटी हुई मेहराबें हैं कुतुब मीनार के ठीक सामने जो आपको दिखाई देती हैं कुतुब परिसर में। इल्तुतमिश का मकबरा बाहर से और अंदर से, फिर अलाई मीनार है ये, जो कि पूरी नहीं बनाई गई। फिर ये जैन मंदिर स्तंभ हैं, ये हमारा लौह स्तंभ है जो कि जिसमें कि वो जंग नहीं लगती है, और ये इमाम जामी का मकबरा है। इन्हीं ये जो हैं वो टेरेस्ट्रियल लेज़र स्कैनिंग से हमने निकाले, और इसी के ऊपर हमने जब टेक्सचर डाल दिया फोटोग्राफ से, तो हमें इस तरह से फोटो रियलिस्टिक लेज़र डेटा प्राप्त हो गया। अब हमने जो आपको दिखाई थी किस प्रकार से हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसी को हम यहाँ पे ज़रा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने ब्लूप्रिंट बनाए। हमने क्या किया कि एक जैसे इमारत ले ली, मान लीजिए इमाम ज़मी का मकबरा हमने ले लिया, तो हमने पहले उसके स्थापत्य तत्वों को निकाला। स्थापत्य तत्व क्या हुए? आर्किटेक्चरल एलिमेंट यानी कि स्थापत्य तत्व वह खंड हो गए जो कि इकट्ठा होके, जो कि अपने आप में यूनिक हैं, और इकट्ठा जब हम कर लें तो पूरी स्मारक का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये इसके ऊपर का डोम है, ये निकाल लिया, उसको हमने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से उसके चित्र बना लिया। अब हमने इसमें जैसे मान लीजिए ये पिलर है, पिलर को निकाला,
अब इस बिंदु समूह में से हमने इस पिलर को निकाला, पिलर को काट के निकाला और उसको हमने भिन्न भिन्न प्रकार के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के जो हमारे एल्गोरिथम है उसमें लगाए और हमने उसका आकार बना लिया, संपादित आकार बना लिया। अब इन्हीं आकारों को जोड़ जोड़ के ये आकार जो है वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर माने रेखा के फॉर्म में है। अब इन्हीं आकारों को जोड़ जोड़ के हम पूरे क्या कहते हैं इमारत को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने उस इमारत का निर्माण कर लिया। तो ये देखिए डिजिटल ब्लूप्रिंट हमने पूरे जितने भी इमारत हैं वहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर में उन सभी का ब्लूप्रिंट बनाया और ये सारा हमने जो है ऑटोमेटिक मेथड से बनाया। ऑटोमेटिक माने कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करके, क्योंकि मनुष्य को तो बहुत ही मतलब हम लोगों को बहुत ही समय लगेगा, एक एक चीज़ तो हम उसको बना नहीं सकते। तो कुछ उसमें हमने एल्गोरिथम और तकनीक की भी सहायता ली और हमने इस तरह से पूरा ब्लूप्रिंट बनाया। अब इस ब्लूप्रिंट की खासियत विशेषता ये है कि इसमें बहुत ही मतलब पूरी तरह से क्या क्या स्मारक में है वो सारी जानकारी उपलब्ध है और साथ के साथ ये सारी जो ड्राइंग है ये बिल्कुल परफेक्ट स्केल पे है कि कितना सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर वो पूरा जो है जो ज़मीन पे है वही इसको इसमें है। तो इसलिए ये ब्लूप्रिंट बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए किसी भी कारणवश किसी भी आपदा के कारण इसमें कुछ खंडित हो जाता है तो आप उसको पुनर्निर्माण किस प्रकार से करेंगे अगर आपके पास ये जानकारी ही नहीं होगी कि पहले वो मतलब उसका लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, किस तरह से था। तो इस तरह इसलिए ब्लूप्रिंटिंग बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे जो स्मारक हैं उसमें बहुत सारी क्षति भी हो गई है, टूट फूट हो गई है। अब इन टूट फूट की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से। तो टूट फूट दो तरह की हो सकती है। एक तो क्योंकि जो ये है जो हमारे स्मारक हैं उसमें एक पैटर्न चलता है। पैटर्न माने जैसे अब आप ये देखिए ये फूल का आकार है ना। अगर हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा वास्तुशिल्प उनको आता था और वो मतलब ये नहीं है कि एक फूल तो हमने बड़ा बनाया, एक छोटा बनाया, एक में ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस प्रकार का एक पैटर्न में एक चीज़ बनाएंगे वैसे ही पूरा इमारत पे या पूरी स्मारक पे उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जैसे आप देखें ऊपर के पैटर्न में ये टूटे हुए हिस्से हैं दो, ठीक है। अब इन दो को हम कैसे हम पूरी तरह से पुनर्निर्मित करेंगे? तो इस सब के लिए हमने इमेज प्रोसेसिंग की मदद ली और क्या कहते हैं ऑटोमेटिक तरीके से इसमें किस तरह से वर्चुअली आभासी तौर पे पुनर्निर्माण इसका किया। इसी तरह से अब आप ये देखें कि ये मूर्ति में दोनों तरफ सेम चीज एक जैसा वो होना चाहिए, लेकिन एक तरफ का आधा टूटा हुआ है। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी करके इसको निकाला, कॉपी किया, उल्टा किया और यहाँ पे लगा दिया। तो ये आभासी पुनर्निर्माण मूर्ति का हो गया। अब दूसरी चीज़ जो हमारी क्षति होती है वो बहुत सारी दरारें आ जाती हैं हमारे स्मारकों में। अब दरारों को हम किस प्रकार से करेंगे, पहचान करेंगे, ये भी हमने इस पूरे अध्ययन में निकाला है। उसकी एक पूरी मेथड बना दिया है कि दरारों को भी कैसे, और बहुत पतली दरारें हैं वो भी लेज़र डेटा के उपयोग से हम निकाल सकते हैं। अनुमानित पुनर्निर्माण का एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ। आप में से जितने लोग ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में गए होंगे, वहाँ का आपने वहाँ पे गए हैं, आपने देखा होगा कि ये जो वो है टूटी हुई मेहराबें हैं वहाँ पे। ये देखिए कुतुब मीनार के ठीक सामने जो मेहराबें हैं ये टूटी हुई हैं, लेकिन ये
वास्तविक तौर पे या शुरू में तो ऐसी नहीं होंगी ना, पहले तो पूरी ही रही होंगी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये आज का लेज़र डेटा है, आज का परिदृश्य है, किस प्रकार से ये टूटी हुई हैं। तो जो हमने पुराने मैप खंगाले, पुराने इतिहास के सारे जो किताबें थीं वो देखी, तो हमें एक पुराना मैप मिला सन 1316 में बनाया हुआ, उसमें ये पूरा दृश्य दिखाया हुआ है। ये देखिए, अलाई मीनार तब भी अधूरी ही थी, अलाई मीनार कभी पूरी बनी नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें पूरी बनी हुई थी और वो खंडित हो गई, वो टूट फूट गई। तो इसका पूरे का चित्र था। तो हमने इस चित्र को आज के चित्र से उसका जो है संबंध को स्थापित किया और क्या कहते हैं, गणित के माध्यम से जो ज्यामितीय होती है ना, कि कितना कोण है, कितना ऊंचाई है, कितना कोण है, कितने ऊंचे उठ के कितना कोण आ रहा है, कितना झुकाव हो रहा है, वो सारा देख के हम लोगों ने इस तरह से अनुमान किया कि ये मेहराबें जो हैं इस प्रकार से रही होंगी। आज ये काला वाला जो है वो आज का है स्थिति, और ये लाल वाला जो है वो पुरानी स्थिति रही होगी। अब पुरानी स्थिति जो थी, हमने उसमें टेक्सचर भी डाल दिया, त्रिआयामी मॉडल बना लिया, और देखिए ये जब हम उसको दिखाते हैं तो आज की वास्तविक परिदृश्य ये है और अनुमानित परिदृश्य ये है। इसी प्रकार से आप ये यहाँ पे देखें, ये पूरा गलियारा जो है ये चारों ओर था, पूरे क्षेत्र को कवर करता हुआ, पूरे क्षेत्र के चारों ओर ये गलियारा था। लेकिन आज ये गलियारा बहुत ही छोटा बचा है, तो इस गलियारे को भी हमने इसका पुनर्निर्माण किया, और ये पूरा हिस्सा, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा, मैंने इसको थोड़ा उल्टा करके आपको दिखाने के लिए किया है, और इसको जब हम जूम करके देखेंगे, जब जूम किया हुआ दृश्य देखेंगे, तो ये देखिए इस तरह का टेक्सचर, त्रिआयामी टेक्सचर मॉडल है ये गलियारे का। आज इसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा ज़मीन पर है, लेकिन वास्तविकता में ये उस समय पूरा बनाया गया था। ठीक है। कुतुब मीनार में एक और जो है, एक और हमने अध्ययन किया कि कुतुब मीनार में, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि ये थोड़ा सा टिल्ट हो गई है, थोड़ी सी झुकाव हो गया है इसमें, तो इसका झुकाव कितना है और किस दिशा में है। तो एएसआई ने सन 1964 में जो है इसका अध्ययन किया था, पूरा सर्वेक्षण किया था और अध्ययन किया था, तो देखा था ये 63.5 सेंटीमीटर का झुकाव था। हमने आज की स्थिति देखी, और उसके बाद उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा वो भी इसका जो नीचे जहाँ से झुकाव हो रहा था उन कारणों को देखा, और उसका जो है वहाँ पे फिलिंग वगैरह कर दी। तो अभी भी हमने जो ली है, तो हमारी स्थिति, हमारे जो डेटा है, हमारे जो अध्ययन है, उसके हिसाब से इसका झुकाव जो है वो 64.29 सेंटीमीटर है, जो करीब करीब मतलब बहुत ही पास है, जो कि एएसआई ने इसकी झुकाव देखा गया था। अब उसी प्रकार से कुतुब कॉम्प्लेक्स का ये कार्टोसैट और लिस4 की मदद से इसका दृश्य बनाया गया। ये देखिए, ये त्रिआयामी मॉडल जो है कुतुब मीनार का, ये इस पे डाला गया है, और ये मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तीसरा हमारा जो क्षेत्र था वो था हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में ही स्थित है। ये भी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था, और इसी के जो इसका आर्किटेक्चर था, यही जाके इम्प्रूव होके और अच्छा बन के ताजमहल
करीब मतलब इसी के उससे बनाया गया है। और इसमें डबल गुंबद का उपयोग करने वाली ये पहली भारतीय इमारत थी। तो ये देखिए, ये अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसका लेज़र डेटा है, ये आज का ग्राउंड फोटो है, और ये जो है हमारा फोटो रियलिस्टिक लेज़र डेटा है। मैं ग्राउंड फोटो और लेज़र डेटा को आमने सामने दिखा रही हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि हमारा जो लेज़र डेटा है वो कितना बारीकी से जो है हमें जानकारी प्रदान करता है। उसी प्रकार से इस हमने हुमायूं के मकबरे के भी जो है डिजिटल ब्लूप्रिंटिंग की स्थापत्य तत्व निकाले, और पूरी तरह से हमने इसकी तलबद्ध त्रिआयामी मॉडल जो है बनाया। तो भूतल का अलग बनाया, प्रथम तल का अलग बनाया, उच्च तल का अलग बनाया, अलग अलग बनाए, द्वार अलग बनाए, और उनको सबको आपस में मिलाया, और हमें ये एकीकृत त्रिआयामी मॉडल मिल गया। हुमायूं के मकबरे में ज़्यादा कुछ टूट फूट नहीं थी, तो इसलिए हमने वह अध्ययन यहाँ पे नहीं किया है। और ये देखिए, उपग्रह डेटा पर त्रिआयामी मॉडल जब डाला हुमायूं के मकबरे का, तो इस प्रकार का चित्र कुछ सामने दिखाई देता है। उसके आसपास के क्षेत्र का जो है मानचित्रण भी किया गया, ये जानने के लिए कि आसपास क्या है और किस हिसाब से जो आसपास के क्षेत्र हैं उससे इसको प्रभाव पड़ेगा। तो ये बस्ती है, जल स्रोत हैं, वनस्पति है, घास के मैदान हैं, और खाली ज़मीन भी है, और सड़क, और ये जो काला घेरा है ये हुमायूं का मकबरा है। अब मैं आपको एक और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक फ्लाई थ्रू मॉडल या वॉक थ्रू मॉडल आपको दिखाऊंगी इन तीनों ही स्थलों का। तो ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये आप देखें, ये पूरा लेज़र स्कैन है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि कितनी विस्तृत जानकारी हमें लेज़र डेटा से प्राप्त होती है, और त्रिआयामी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि हम पूरा मानचित्रण कर सकते हैं इसका, ऐसा जैसे कि हम वहीं पे जाके सर्वेक्षण कर रहे हो। ये हुमायूं का मकबरा है, ये बाहर से है, आप देखें बहुत बड़ा मकबरा है, बहुत बड़ा स्मारक है। तो ये बाहर से है, और आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें ये बिंदु समूह है। जब हम ज़्यादा पास में जाते हैं तो आपको बिंदु बिंदु भी दिखाई देने लगते हैं, है ना। और ये अब हम उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने बाहर से अंदर से हर जगह से इसमें डेटा लिया है। हम अंदर सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हैं, और ये छत जो उच्चतम तल है, ये वहाँ का दृश्य है। ये हुमायूं का मकबरा। अब ये आ गए हम नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मठ है। मठ में छोटे छोटे कमरे जो विद्यार्थियों के लिए होते हैं। अभी हम आपको कमरे भी दिखाएंगे। ये अन्न रखने का स्थान था जो कि मैंने आपको दिखाया था, अन्न भंडार। इसकी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, है ना। ये अन्न भंडार है। यहाँ से बाहर चले। धन्यवाद।